राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज इस टॉपिक पर हम आपसे बात कर रहे हैं वो है लेप कल्पना। लेप कल्पना की पहले लेप की परिभाषा देखो क्या है। द्रव्य आद्रम शिला पिष्टम शुष्कम व साद्रव्यम देहे प्रचयतेतम तत्लेप इत्युच्यते बुद्धि। यानी कि द्रव्य गुण यादव जी के अकॉर्डिंग ये श्लोक दिया गया है। इसका अर्थ क्या है कि शरीर के जो भी हम बाहरी भाग पर लगाने के लिए जो आद्र या सूखी वनस्पतियाँ जो हम यूज़ की जाती हैं, वनस्पतियों को पानी से धोकर छिल पर पीस कर जलादि द्रव्यों के साथ महीन पीस ले या सूखी वनस्पतियों को इमाम दस्ते में कूटकर कपड़ा छन चूड़ कर ले। पुनः यथादृष्ट द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य के साथ छिल पर मतलब जल स्वरस हिम क्वाथ फांट दुग्ध तक फांट नहीं है गौमूत्र तेल आदि द्रव्यों के साथ में से कोई भी द्रव में के साथ छिल पर खूब पीस कर कल की तरह पीस ले। जो शरीर पर लेपने योग्य ढीला कल्क जैसा हो उसे लेप कल्क कहते हैं। ठीक है। लेप के भेद पर्याय कितने होते हैं? लेप होता है, अलेप होता है और प्रलेप होता है। ठीक है, लिप्त होता है। ठीक है। अब लेप के पर्याय 3 हो गए। कौन कौन से? लेप, लिप्त और आलेप। अगर आलेप आएगा तो भी आपको लेप लिखना है, लिप्त आएगा तो भी आपको लेप कल्पना ही लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार के मुखलेप के 3 प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताया। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 प्रकार कौन कौन से? दोष घन, विषघन और वर्ण लेप। ठीक है। जो दोष घन है वो वात आदि दोषों को शांत करने के लिए होती है। इसकी मोटाई 1/4 होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम विषघन लेप की बात करें तो विषघन लेप क्या होता है? सर्प, बिच्छू, कुत्ते, बल्लातक आदि विषयों का जो शामक लेप होता है वो होता है विषघन लेप। ठीक है। उसकी मोटाई कितनी होती है? 1/3। उसके बाद वर्णेकर लेप जो क्या है मुख कांति को उत्पन्न करने वाला तथा नालिका व्यंग आदि मुख छिद्र रोगों को दूर करने का जो लेप होता है वो क्या होता है? सुंदर बनाता है। इसकी मोटाई 1/2 अंगुल होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? लेप के भेद। आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम लेप के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? त्रिविधा प्रलेप प्रदेह आलेपश। यानी कि प्रलेप है, प्रदेह है और क्या है? प्रलेप, प्रदेह और आलेप। ये 3 प्रकार के लेप बताए हैं। ठीक है। उसके बाद प्रलेप क्या होता है? आप देखो प्रलेप जो होता है उसकी डेफिनेशन है जो रक्त और पित्त इनकी विकृति में शीत वीर द्रव्यों को ठंडा और पतला जो लेप किया जाता है उसे प्रलेप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रदेह। प्रदेह क्या होता है कि कफ और वात की विकृति में जो उष्ण वीर वाले द्रव्यों का कल्क को गर्म करके शरीर पर जो गाढ़ा लेप किया जाता है उसे प्रदेह कहते हैं। आलेप क्या होता है? आलेप दोनों के बीच की स्थिति वाला लेप होता है। लेप में यदि स्नेह मिलाने का निर्देश हो तो दोष अनुसार क्या होता है? वात रोगों में कल्क का 1/4 भाग स्नेह डालते हैं, पित्त रोगों में कल्क का 1/6 भाग स्नेह डालते हैं और कफज रोगों में स्नेह का 1/8 भाग स्नेह डालते हैं। लेप की सावधानियाँ क्या होते हैं? हमें जो पिछली रात का बना हुआ लेप होता है वो अगले दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक लेप के ऊपर कभी दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए और एक बार लेप उतार कर उसके ऊपर वही लेप पुनः भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। रात्रि में लेप की निषेध क्यों होता है? क्योंकि आलेप के मतलब जो लेप होता है वो रात्रि में कैसा होता है के समय में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आलेप की शीतलता के स्थान पे दबी हुई उष्णता क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो क्या होता है जब उष्णता बाहर आती है तो वो क्या करती है? हमारे शरीर के निकलने नहीं देती है उष्ण। तो क्या होता है कि जो आलेप होता है उसकी शीतलता से उस स्थान की दबी हुई उष्णता नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अन्य रोगों की प्रवृत्ति होने से भय से रात्रि का लेप निषेध किया गया है। क्या है कि उस रात में क्या होती है? उष्णता जो दबी हुई उष्णता होती है वो बाहर नहीं निकाल पाती। तो विकार की वृद्धि या अन्य रोगों की प्रवृत्ति होने के भय से या तो उस जो विकार के लिए हम जिस विकार के लिए लेप लगा रहे हैं उस विकार की वृद्धि हो जाएगी या कोई और रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। इस भय से हम रात्रि में लेप का निषेध करते हैं। नेक्स्ट है आलेप की मोटाई के संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है तस्य प्रमाणम महिषाद्रम च उत्सेद्यम उपदिशांते। यानी कि आलेप की मोटाई किसकी तरह होनी चाहिए? महिषा। यानी कि महिषाक्ष कौन होते हैं? महिषा कौन होते हैं? भैंस का आर्द्र चमड़े की मोटाई के बराबर लेप लगाना चाहिए। किसने बताया? ये सुश्रुत ने बताया। लेप का महत्व जैसे घर में आग लगने पर पानी डालने से शांति हो जाती है उसी प्रकार त्वचा लेप करने से शरीर में त्वचा में प्रकोपित दोषों की शांति हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? दोषघन लेप। दोषघन लेप में देखो जो घटक द्रव्य है वो क्या है? सचु पुषी दे।
यानी कि सशु क्या है, सरसों का बीज है। शु क्या है, शिग्रु मूल त्वक है। पु क्या है, पुनर्नवा मूल है। शी क्या है, शुंठी है। और दे क्या है, देवदारू। सशु पुशीदे यानी कि सरसों का बीज, शिग्रु मूल त्वक, पुशी यानी कि पुनर्नवा, शुंठी, दे यानी कि देवदारू। घटक द्रव्य हो गए ये, ठीक है। निर्माण विधि, इन सबको सूक्ष्म चूर करके या आर्द्र होने पर सिल पर कांजी के साथ पीसकर पुनः सिल पर उसको चूर का कांजी के साथ चटनी जैसा पीसकर शोथ स्थल पर ठंडा ही लेप करें, ठीक है। दशांग लेप कैसे होता है, दशांग लेप में इसका देखो, शिला और कुसुम ने दारू पीकर रात में जटा में हरिद्रा लगाई। तो शिला और कुसुम, शिला क्या हुआ, शिला शिरीष का जो शी है वो क्या है, शिरीष मूल त्वक है, ठीक है, एक भाग लेंगे, ठीक है। एला शीला, तो एला क्या हो गई, छोटी इलायची हो गई। और कुसुम, कुसुम से कु से क्या हो गया, कुष्ठ, सु से सुगंध वाला, माँ से मुलैठी, ने दारू, दारू हरिद्रा पीकर रात यानी कि रक्त चंदन और तगर में जटा यानी कि जटामासी में हरिद्रा लगाई। तो ये सारे द्रव क्या हैं, एक एक भाग है। उसके बाद गौग्रत है, एक भाग में 10 द्रव, तो 10 भाग यानी कि 5 भाग पंचमाश लेना है, ठीक है, पंचमाश लेना है। फिर निर्माण विधि, सब वनस्पतियों को लेकर इमाम दस्ते में सूक्ष्म वस्त्रपूट चूर्ण कर लें और जल के साथ इस चूर्ण को आर्द्र कर सिल पर पुनः खूब पीस लें। रोग अधिकार क्या है, विसर्प है, विषदोष है, विस्फोट है, शोथ है, द्रवण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपनाह, ठीक है, उपनाह कल्पना। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ही आता है बट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उपनाह कल्पना। ओके, थैंक यू। उसके बाद देखो कि क्या होता है, अर्शोगंधोपन। अर्शोगंधोपन क्या है आपका, घृत है, घृत लेते हैं हम, कुटज लेते हैं, बिल्व लेते हैं, चित्रक लेते हैं, नागर लेते हैं, अति विषा लेते हैं, हरितकी लेते हैं, धान्य का आसव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दारवी लेते हैं, चव्य लेते हैं, वचा लेते हैं। देखो, चव्य, चित्रक, बिल्व, कुटज, हरितकी, धन्यास, नागर, अतिविषा और वचा, ठीक है, ये सब लेंगे। क्या, कुटज, बिल्व, चव्य, चित्रक, नागर, अतिविषा, धान्य सब, वचा और हरितकी, ठीक है, दारवी, ये सारे द्रव्य लेंगे। सब द्रव्यों को समान मात्रा में लेंगे और घृत लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी द्रव्य को पृथक पृथक कूट कर, यवकूट कर, चूर कर मिला दें। सबको अलग अलग पीसेंगे और यवकूट करके हम क्या बना देंगे, चूर्ण बना लेंगे, ठीक है। तत्पश्चात गाय का घी डालकर मिला दें और उसके बाद क्या करेंगे, तत्पश्चात गाय का घी डालकर मिला लेंगे। उपयोग क्या है इसका, अर्श में उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका उपनाह कल्पना पूरा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं बात करूँगी वो है उद्वर्तन की, ठीक है, उद्वर्तन, ठीक है, मलहर की नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मलहर की, ठीक है। हम बात करें उद्वर्तन की। उद्वर्तन क्या होता है, उद्वर्तन देखो, उद्वर्तन, ठीक है। उसके बाद इसमें ही बात करेंगे उद्घर्षण की भी और अवचूड़न की भी, ठीक है। तो 3 टर्म है, उद्वर्तन, अवचूड़न और उद्घर्षण, ठीक है। उद्वर्तन देखो, जौ या चने का आटा, दही एवं तेल मिश्रित तगर शरीर पर मलने को उद्वर्तन कहते हैं। उद्वर्तन कफ हरम मेदसत प्रलिलायम स्थिरीकरणम अंगनम, ठीक है, क्या करता है ये, और त्वक प्रसादकरम परम, ये अष्टांग संग्रह सूत्र का है। क्या है, पहले उद्वर्तनम होता क्या है, उद्वर्तन होता है आपका, जो हम जौ या चने के आटे का दही के साथ या दही एवं तेल मिश्रित कर हम जो अपने शरीर पर लगाते हैं वो क्या होता है, शरीर पर मलने को क्या कहते हैं, उद्वर्तन कहते हैं। किस किस का, जौ, चने के आटे, दही और उसमें क्या मिला देंगे, तेल। इन चारों चीज़ों, सॉरी तीनों, जौ लें या चने का आटा लें, तो जौ या चने का आटा, ठीक है, उसके बाद दही, उसके बाद क्या मिलाएंगे उसमें हम, तेल। इनको मिलाकर जो हम शरीर पर लगाते हैं वो लेप क्या कहलाता है, उद्वर्तन कहलाता है, ठीक है। फिर इसका गुण क्या है, उद्वर्तन कफहरम मेदसम प्रविलायनम स्थिरकरण अंगनाम त्वक प्रसादकरम परम, यानी कि कफनाशक है, मेदोहर है, शरीर के लिए अंगदृढ़ तथा एवं त्वचा स्वच्छ कांतिमान हो जाती है। उद्घर्षण क्या होता है,
उद्घर्षण देखो, उद्घर्षण केवल जौ या चने के आटे से शरीर पर लगना, घर्षण करना उद्घर्षण कहलाता है। केवल मतलब उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, केवल क्या लगाया है, हमने केवल जौ लगाया है या चने का आटा शरीर पर रगड़ने को या घिसने को हमने क्या कहा है, उद्घर्षण कहा है। इसके जो रोगाधिकार है वो कंडू, कोट और वात विकार नाशक होता है। अवचूरण योग यानी कि डस्टिंग पाउडर, त्वचा पर ब्राहा प्रयोग एज एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेस्टिक, एसिट्रीजेंट, एंटी परसिस्टेंट, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव एंड ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ये कहलाते हैं। क्या होता है, अचूर्ण अत्यंत सूक्ष्म है, एक समान मिश्रित यूनिफॉर्म होता है, कोई अलग अलग नहीं होता। औषध अवचूर्ण योग क्या होता है, मेडिकेटेड डस्टेड पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर्स वगैरह होते हैं कि सूक्ष्म चूर्ण में सुगंधित औषध द्रव्य को चंदन, उशीर, वचा आदि सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर एयरटाइट जार या कंटेनर में रख दे, वो क्या कहलाता है, अवचूर्ण कहलाता है। अवचूर्ण क्या होता है, डस्टिंग पाउडर होता है। तो डस्टिंग पाउडर क्या करता है, जो हम भारी रूप से प्रयोग करते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है, जो कैसे काम करता है, जो एंटीसेप्टिक की तरह, एंटीपायरेटिक की तरह, प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्बेंट, ल्यूब्रिकेंट इन सब की तरह कार्य करता है। उसके बाद औषध अवचूर्ण योग क्या है, ये कैसा होता है, मेडिकेटेड डस्टेड पाउडर होता है या टेल्कम पाउडर होता है। हाइड्रस क्या, टेल्कम पाउडर में क्या होता है, हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म चूर्ण होता है। ये सुगंधित औषध पड़ी होती है जिसमें चंदन, उशीर, वचा आदि को सूक्ष्म चूर्ण करके मिलाया जाता है और इसे कायम रख देते हैं, क्या है, एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, अवचूर्ण, ठीक है। तो उद्वर्तन और अवचूर्ण भी आपका हो गया। अब आपका क्या रह गया है, केवल इसमें एक टॉपिक रह गया है, मलहर और सिक्ता तेल। सिक्ता तेल की बात कर लेते हैं। सिक्ता तेल क्या होता है, आता है सिक्ता तेल। सिक्ता तेल देखो, भाग एकम विमलम सिक्तम तैलम रस भागितम, यानी कि क्या है, एक भाग लेंगे, ठीक है। विमलम स्वच्छ हो, शुद्ध हो और मल रहित हो। सिक्तम क्या होता है, बी वैक्स होता है, ठीक है। तेलम तंतु क्या होता है, तिल का तेल होता है। रस कैसा होता है, मधुरादि होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भागितम, भाग तेल की मात्रा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अर्थात एक भाग शुद्ध सिक्ता एवं 6 भाग तिल का तेल लेंगे। तो रेशियो क्या हो गया, 1:6 हो गया। भागैकम बिमलम सिक्तम तैलम भर शर भागिकम, यानी कि शर क्या है, 3, ठीक है। अर्थात 1 भाग शुद्ध सिक्त एवं 5 भाग तिल का तेल लेंगे, ठीक है। रस तरंगिणी ने क्या बताया है कि भाग एकम विमलम सिक्तम तेल तंतु रस भागिकम, यानी कि 1 भाग एकम विमलम स्वच्छ, शुद्ध और मल रहित, सिक्तम यानी कि बी वैक्स, तेल तंतु यानी कि तिल का तेल, रस मीन्स टेस्ट जो मधुरादि होगा, और भागितम क्या होगा, तेल की मात्रा। तो क्या होगा, हम सिक्ता यानी कि बी वैक्स को, सिक्त को और किसे, तिल के तेल को कितना कितना लेंगे, 1/6 रेशियो में लेंगे, ठीक है। भाग शर कितना लेंगे, शर जो होगा वो क्या है, 5 रेशियो, तो 1/5 रेशियो में लेंगे, ठीक है। घटक द्रव्य क्या क्या है इसके, सिक्त का तेल है और तिल का तेल है, या तो 1 भाग कर लो, 5 भाग से 6 भाग, 6 भाग से 5 भाग तक ले लेते हैं, ठीक है। अब निर्माण विधि देखो, क्या क्या लेंगे, 6 से 5 भाग तक तिल का तेल कढ़ाई के पात्र में रखकर चूल्हे पर चढ़ाएंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब उस तेल में 1 भाग सिक्त डाल देंगे। मंदाग्नि पर सिक्त को गर्म कर सम्यक रूप से तेल को मिला लेंगे। तत्पश्चात तेल को वस्त्र से छानकर एक पात्र में सुरक्षित होने के लिए रख लेंगे। तेल ठंडा होकर सेमी सॉलिड हो जाता है, यही सिक्त तेल होता है, ठीक है। व्रण उपयोग क्या क्या है इसका, व्रण, विसर्प, कंडू, कुष्ठ, वात्रक, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन है ये सब, ठीक है। यह सिक्त तेल मलहर बनाने के लिए एज अ बेस यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, एज अ बेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका मलहर, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।